अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। नाजरीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत पर वाज़ेह किया है कि अगर किसी भी किस्म की मुहिम जो की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा और दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत के बैरूनी हिमायत के इल्जामात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। किसी भी मुहिम जुई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। इसके अलावा ये भी कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और तस्वीराती दूरअंदेशी के फुकदान को साबित करता है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए भारत को खबरदार किया कि हमारी आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का यह बयान इस वजह से अहमियत का हामिल है क्योंकि जहां भारत मुसलसल अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, वहीं अब भारत ने एक बार फिर जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने 12.31 अरब डॉलर मालियत के हथियार और फौजी साजो सामान खरीदने के अमल की मंजूरी दे दी है। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक इस खरीदारी में बख्तरबंद गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फजाई जंग में नाकामी के बाद अब मोदी सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए 234 मिलियन डॉलर्स का मंसूबा बनाया है। मोदी सरकार इस बदनामी से पीछा छुड़ाना चाहती है जो उसे ऑपरेशन सिंदूर में उठाना पड़ी। जहां मोदी से जंग के दौरान होने वाले नुकसानात और हलाकतों से मुतालिक सवालात पूछे जा रहे हैं, वहीं अब इन सवालात का जवाब देने के बजाय मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए राफेल तैयारों के 3 और मजमुई तौर पर 4 पायलट्स और रूसी मिसाइल दिफाई निजाम S-400 के 5 ऑपरेटर समेत 100 से ज्यादा अहलकारों को एजाजात देने का ऐलान किया है। दुनिया भर में जंग के दौरान हलाक होने वाले फौजियों को इज्जत और तकरीम से नवाजा जाता है। ताहम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि हालांकि पाकिस्तान जब भारतीय दरअंदाजी का जवाब दे रहा था तो भारत मुसलसल होने वाले नुकसान से इनकार कर रहा था। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, जैसा कि आपने सुना भी, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब ये भी कहा जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि मुसद्दक़ा इतलात हैं सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज़ायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। मुसद्दक़ा इतलात हैं कि भारत की जानिब से छुपाई गई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 जवान, 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के 5 हलाक जवान, हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हलाक होने वाले 9 फौजी अहलकारों, भारतीय फजाइया के 4 हलाक पायलट्स, राफेल तैयारों के 3 पायलट्स, उधमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद 400 दिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर्स। इसके अलावा एयर डिफेंस यूनिट पर हलाक होने वाले 9 अहलकारों को भी फौजी एजाज देने का फैसला किया गया है। ये तमाम हलाकतें उस वक्त हुई जब भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया था और जिसके जवाब में भारत में भरपूर कार्रवाई की, जिसकी कवरेज इंटरनेशनल और भारतीय मीडिया ने की। जहां एक जानिब मोदी सरकार पाकिस्तान के हाथों नुकसानात को छुपाना चाह रही है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय फौज अपनी नाकामियों और नुकसानात का एतराफ भी कर रही है। दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि भारतीय फौज मोदी सरकार को झूठा साबित कर रही है। 3 दिन कबल डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने जहां जंग में नाकामियों का एतराफ किया, वहीं ये इल्जाम भी आयद किया
कि पाक भारत जंग के दौरान उन्हें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और तुर्किया का भी सामना करना पड़ा। चीन पाकिस्तान को भारतीय फौजी तंसीबात के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम कर रहा था। भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ के कब्ल इंडोनेशिया में तैनात भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने एतराफ किया था कि पाकिस्तान के साथ फजाई झड़प के दौरान भारतीय फजाइया के जंगी तैयारे तबाह हुए थे और ये तैयारे इसलिए मारे गए क्योंकि सियासी क़यादत ने फौज को पाकिस्तानी फौजी अहदाफ पर हमले से रोक दिया था। जंगी नुकसान के अलावा भारत को मुसलसल सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। एससीओ के बाद अब ब्रिक्स ने भी भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को किसी भी दहशतगर्दी से जोड़ने से इनकार कर दिया। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स इजलास एलामिया में पहलगाम वाकये की मजम्मत तो की गई, मगर उस एलामिया में भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का जिक्र तक मौजूद नहीं। इस ब्रिक्स इजलास में पहली बार चीनी सदर ने भी शिरकत नहीं की। जराए का कहना है कि चीन की अदम शिरकत भारतीय बयाने की हिमायत न करने का वाज़े इशारा है, जबकि रूसी सदर ने भी वीडियो लिंक के जरिए ब्रिक्स इजलास से खिताब किया। ये भी भारत को वाज़े पैगाम था। इन मुसलसल नाकामियों के बाद भारत ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक दबाने के लिए नार्को टेररिज्म का नया ड्रामा रचाना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया हुर्रियत रहनुमाओं पर मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी का अब झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने 11 अफराद पर मुनशियात के जरिए मुबैना दहशतगर्दी की मुआवनत की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में हिजबुल मुजाहिदीन के अहम तरीन रहनुमाओं के नाम डाले गए हैं। भारत की जानिब से इस नई कोशिश का मकसद जम्मू और कश्मीर का अमन खराब करना है। मुनशियात और दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाना, भारत की जानिब से कश्मीरियों की जिद्दोजहद पर वार करके पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने चीन के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत शुरू कर दी है। भारतीय हुकाम की जानिब से दलाई लामा के जानशीन से मुताल्लिक तबसरे पर चीनी सफीर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारतीय हुकाम की दलाई लामा से मुताल्लिक हालिया बातें चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत हैं। दलाई लामा का सिलसिला नस्ब चीन के तिब्बत में ही तश्कील पाया। कानून के तहत जिंदा बुद्धों की दोबारा पैदाइश का निज़ाम कायम है और चीन मजहबी उमूर में आज़ादी और खुद मुख्तारी के उसूल पर कायम है। मजहबी ओहदों की मंजूरी का इख्तियार सिर्फ चीन को हासिल है। किसी बैरूनी तंजीम या रियासत को चीन के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ये मामला जो हमने आपके सामने रखा। और अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब के सियासी महाज की, जहां पर हलचल दिखाई दे रही है। खुसूसन मखसूस नशिस्तों के बाद स्पीकर की जानिब से अब जो एक्शन लिया गया है और 26 अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस के हवाले से जो कुछ मुलाकातें भी हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसी रिवायत हमने पहले कभी नहीं देखी कि स्पीकर बजाते खुद रेफरेंस भेज रहे हैं अरकान के खिलाफ। या तो ऐसा पहले किसी अदालती फैसले के नतीजे में होता था, या फिर अगर पार्टी क़यादत कोई रेफरेंस भेजती थी किसी रुकन के खिलाफ तो उसको स्पीकर साहब आगे पहुंचाते थे इलेक्शन कमीशन तक। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल बरक्स है। क्या स्पीकर साहब का ये इक़दाम दुरुस्त है आपकी नज़र में? इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो हुई है, जो स्पीकर सूबाई असम्बली ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। उनका कहना यह है कि जी पार्लियामेंट की या कौमी सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, उसमें बाकायदा तौहीन हो रही है, तज़हीक हो रही है। और जो लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन जब स्पीच करते हैं, तकरीर करते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो उनके जो मुखालफीन जो होते हैं वो हंगामा आराई करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, फ़ाहिश हरकतें करते हैं। उसको रोकने के लिए उन्होंने एक आइन का अपना सहारा लिया है। उनका कहना यह है कि आइन के आर्टिकल 65, जिसके तहत सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबरान हल्फ उठाते हैं कि हम आइन की, दस्तूर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। जब असम्बली की हिफाजत नहीं हो रही है, असम्बली की तौहीन हो रही है, तज़हीक हो रही है, तो आप दस्तूर की कैसे, आइन की कैसे आप उसकी हमायत कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? वो उन्होंने आर्टिकल 65 का हलफनामे पर भी अपना लिया है सहारा। और दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि जमहूरी अमल को चलते रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और इसके पे स्पीकर के भी इख्तियारात बेपनाह हैं। आर्टिकल 69 के तहत उनकी रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ-साथ रूल बने हैं उनके, हर असेंबली में, कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली, उनके नीचे है रूल बने हुए हैं
जिसमें कहा गया है कि तमाम बाकायदा एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, एडवाइजरी काउंसिल में फैसले होंगे। लेकिन कंवर साहब, इससे इन पहले हालात को किसी देखते स्पीकर ने हुए हमारे आर्टिकल हाँ, मैं 65 अर्ज का करूँ क्या सहारा होगा? नहीं लिया। अगर नहीं इन्होंने सहारा लिया है और रेफरेंस भेजा है, तो इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है? नहीं, इसका ठीक है, अभी तो ये सिलसिला शुरू किया है उन्होंने। उनकी जैसे कि अखबारात में भी हम्म। खबरें आपने देखी हैं, उनकी चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई। हाँ, मेरी इतला के मुताबिक, मेरी खबर है, जी। ये इतला भी है, खबर भी है। अभी तक स्पीकर सूबाई असम्बली ने इलेक्शन कमिश्नर साहब को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कोई किसी किस्म का रेफरेंस नहीं भेजा है। वो एक उन्होंने मशावरत की है अच्छा। कि आइंदा कोई ऐसा क्या अल्लाह अमल इख्तियार करें कि हमारी असम्बलियाँ जो हैं वो पुरअमन तरीके से अपना काम जारी रखें। वो एक मशावरत थी, एक कर्टसी मुलाकात थी। उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं जमा तो कराया, जैसे अखबारात में आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं तीसरी कि बड़ी रेफरेंस अहम अभी बात तक नहीं दिया गया, लेकिन चीफ अभी नहीं इलेक्शन किया गया। कमिश्नर मैं साहब ने हाँ, मशवरा क्या दिया है? क्या कार्रवाई हो सकती है या नहीं? नहीं उन्होंने एक ऐसा राय ली है, उनसे मशवरा किया है कि जी मेरी ये कंसर्न है, मेरा ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि असम्बलियाँ चल नहीं सकती। बजट का इजलास हो, सदर मुमलकत खिताब करते हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं आई। इसका सबसे जो स्टार्ट हुआ है ना हम्म। आपकी असम्बलियों में गड़बड़ करना, हंगामाराई करने का, वो 1993 में बेनजीर भुट्टो साहब से शुरू हुआ था। उन्होंने सबसे पहले गुलाम हम्म। इसहाक खां के खिलाफ गुलाम इसहाक खां का जो नारा बुलंद किया था, वही सिलसिला, वही रवायत आज तक चली आ रही है। ख्वाह प्रेसिडेंट मुशर्रफ हो, जरदारी साहब हों या हम्म। ममनून साहब हो, कोई भी हो, आरिफ अलवी हो, सारे इन लोगों के खिलाफ जो है ये हंगामा राई हुई है। अब ये हंगामा राई को रोकने का तरीका बिल्कुल क्या ऐसा होगा? पहली बार नहीं हुआ। ऐसी हुल्लड़बाजी और ऐसे तमाशे हमने असम्बली में, हमेशा रहा है, हर असम्बली में हमेशा देखे रहा है। हैं। लेकिन नहीं इस हमें बुनियाद पर अराकीन को नाअहल करने की कोशिश करवाना, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये मुमकिन है कि उनको जब ये ऐसे रेफरेंस अभी नहीं किया है, अगर रेफरेंस तो फिलहाल तो जाने के इम्कान भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए। अब इंडिया के जो हम्म। प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर जो था राहुल गांधी को इसलिए 1 साल के लिए नाअहल करार दे दिया था, बल्कि जेल भेज दिया था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तौहीन की थी, तज़हीक की थी। उनके पास इख्तियारात हैं, इंडियन हम्म। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, ना पाकिस्तान के पास है। लेकिन उनके पास कानून में गुंजाइश है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे पार्लियामेंटेरियन को सजा दे सकता है। हमारे यहाँ तो नहीं है। अब इसके बारे में या तो ये अपने लेकिन कंवर आर्टिकल साहब, अगर 69 ऐसा तरमीम कर यहाँ ले। पर आप कोई रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले दिन ही कई अराकीन नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि जब हुकूमत बनती है प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भी नहीं सुनी जाती पहले दिन ही। तो इस पर आप तो क्या कहेंगे और क्या कानून साजी हो सकती है इस पर? कानून साजी ये होनी चाहिए कि जनाब जब जब के अपने जब भी मीटिंग हो तो स्पीकर जो एडवाइजरी काउंसिल बनाता है, तो एडवाइजरी काउंसिल के जरिए तमाम जो है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इजलास होने चाहिए, हलड़बाजी ना करें। अपनी तकारीर, किसी की तकरीर ठीक भी है। हो, गवर्नमेंट की पार्टी की हो, उसमें हलड़बाजी ना करें, हंगामाराई ना करें, किताबें ना फेंके, बल्कि तो बाकायदा हम्म। तशद्दुद भी हुआ है। देख रहे हैं 57 में क्या हुआ था, 58 में 58 ये हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान हम्म। की असेंबली में डिप्टी स्पीकर को कत्ल कर दिया था, जान बैक कर दिया था। जो इतना हंगामा हुआ था कि वो जान बैक हो गए थे, इसके 6 महीने के बाद लग गया था मार्शाल्लाह। तो ये सारे मामला इसी तरह हमारे यहाँ भी गुत्थम गुत्था होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, स्पीकर के डायस के सामने लड़ाई झगड़े करते हैं, बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा हम्म। करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए एक कानून साजी करनी पड़ेगी, और कानून साजी में बाकायदा सब हाँ। मिलजुल कर कानून साजी कर लें, ताकि ये झगड़े फसाद ना हो। हम्म। लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान के पास जो रेफरेंस आप कह रहे भेजने हैं की जो चीफ इलेक्शन तलाकारी कमिश्नर की जानिब से ऐसे ही मशवरा दिया गया है और कानून साजी होनी चाहिए, इलेक्शन नहीं कमीशन नहीं इस पर नहीं, ये ताउन नहीं करेगा आप स्पीकर के साथ? नहीं नहीं, मैं तो बर्ज करूँ, वो एक मुशावरत तो हुई होगी, जब मिलने गए हैं तो बात तो चली होगी। लेकिन जहां तक हमारी खबर है या ठीक है। इतलात ये है कि कोई रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ, ना उन्होंने रेफरेंस के बारे में ठीक कोई है, आप कह बात रहे हैं की कोई है। रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुच्छर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबर ये दे रहे हैं कंवर दिलशाद साहब के रेफरेंस तो अभी तक दायर ही नहीं हुआ, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? हाँ, रेफरेंस दाखिल नहीं जी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कंवर दिलशाद साहब क्योंकि पुराने इलेक्शन कमीशन के जानने वाले और सारे रूल्स और प्रोसीजर के इनको पता है। देखिए, रेफरेंस दाखिल होने की बात नहीं है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि रेफरेंस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक जो असेंबली का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसकी एडवाइजरी काउंसिल है, ऑलरेडी है, और उसमें चीजें कुछ तय भी होती हैं। देखिए, जो होता क्या है, होता यह है कि असेंबली के अंदर ये एक रवायत बन चुकी है कि एक एहतजाज होता है बजट वाले दिन,
जिस दिन चीफ मिनिस्टर आती है या आता है, वो एक शुरू से ये चल रहा है। मुझे इनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि ये होना चाहिए और ये हुल्लड़बाजी और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शुरू की इन्होंने। और अब जब कम लोग कम टाइम पे आएंगे, चीफ मिनिस्टर एक दफा आएंगी, और हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस वक्त जो मखसूस नशिस्तें ले ली गई और 8 फरवरी का इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया जिसको पूरी दुनिया ने मुतनाज़ा कहा। उसके बाद सेनेट की सीट्स का आप देख लें क्या हुआ, हाउस ना मुकम्मल थे। उसके बाद हमारे लीडर पे जो मुलाकातें बंद हुई वो अडयाला की डोमेन में आती हैं। फिर अगर आप दूसरी साइड पे आ जाएं तो आप बैड गवर्नेंस इतनी है कि 5% आपके केसेस बढ़ गए, और खवातीन के केसेस हर आधे घंटे बाद एक FIR दर्ज हो रही है। तो 10 खरब रुपए का ऑडिटर जनरल का जो है वो आपके सामने आ चुका है। तो इन चीजों पे एक एहतजाज बनता है। अब उस एहतजाज में हम जो आखिरी हमारा एहतजाज है जिसको बुनियाद बना रहे, वो तो हमने अपनी साइड पे किया है और खड़े होके किया है। डेफिनेटली किताबें टूटी हैं, किताबें उधर से फाड़ी गई हैं, और ये एक नारेबाजी भी हुई है, दोनों तरफ से हुई है। लेकिन क्या इस एक्सट्रीम हद तक स्पीकर साहब को जाना चाहिए इसके बाद? देखिए, एहतजाज करना तो सबका हक है, है। आप लोगों ने भी एहतजाज का हक इस्तेमाल किया। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आप लोगों की जानिब से माइक उखाड़े गए हैं और हुल्लड़बाजी करते हुए वज़ीर आला पंजाब साहिबा के लिए कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया। क्या ये दुरुस्त है? जी, मैं आपको वो बात बताता हूँ। माइक के लिए हमने स्पीकर साहब को बाकायदा एप्लीकेशन दी है कि जनाब हमें CCTV कैमरे की जो रिपोर्ट है वो हमें मुहैया करें, क्योंकि उन्होंने बगैर सुने सारा फैसला किया है। देखिए, उसके लिए एथिक्स कमेटी है, उसमें स्पीकर साहब भेज देते। उसमें अगर अगर एक माइक भी नहीं उखड़ा, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और ये बात मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि हमने कोई माइक नहीं उखाड़ा, पहली बात। दूसरी बात, नारेबाजी मेरी स्पीच जो मैंने की उस पे अपोजिशन की तरफ पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन लीडर स्पीच कर रहे हैं और हुकूमत नारेबाजी कर रही है, और उसकी मैं आपको भेज दूंगा, वो आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा उसकी जो वीडियोस हैं। देखिए, नारेबाजी जरूर हुई है, कोई इस किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं हुई, कोई इस किस्म की कुर्सी नहीं टूटी, कोई माइक नहीं टूटा। उसके लिए हमने CCTV कैमरे के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर दिया। बट मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि असेंबली के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है। क्या ये स्पीकर साहब जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं और लॉ नोइंग है, और स्पीकर पंजाब असेंबली को पहली दफा नहीं बने, वो माशाल्लाह काफी अरसे से आ रहे हैं, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में आ रही है। तो क्या ये विंडो जब लेकिन खोल रहे जैसा हैं कि आप, बताया गया कि और रेफरेंस तो अभी तक पाकिस्तान, नहीं भेजा गया है, ये सिर्फ अभी खबरों की हद तक ही बातें हैं। तो अगर रेफरेंस नहीं नहीं, भेजा मैं गया तो और चीज मामला अर्ज कर सेटल रहा डाउन हूँ। हो सकते देखिए हैं। वहां भी मलिक अहमद खान साहब हैं, यहाँ भी मलिक अहमद साहब हैं, तो दोनों मिलकर कोई बातचीत कर डेफिनेटली सकते हो हैं। सकते हैं। हम हम मुज़ाकरात पे हम जा सकते हैं, ये बात नहीं है कि हमको मुज़ाकरात पे नहीं। स्पीकर साहब जिस वक्त कोई इनिशिएट करते हैं, कोई कमेटी, कोई उसी एथिक्स कमेटी के साथ कोई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम मुज़ाकरात पे ना जाएं। लेकिन असल बात ये है कि ये जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये प्रेसिडेंट होगा, कमर दिलशाद साहब इधर बैठे हैं, बहुत बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन में बड़ा फर्क है। डिस्क्वालिफिकेशन तो 62-63 में वाजे बताया हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का लीडर, पार्लिमानी लीडर स्पीकर को लिखेगा कि इसने 2 जगह पे या एक वोट पे इसने डिफेक्शन की है, और एक जो फाइनेंस बिल है उस पे इसने पार्टी के मुताबिक वोट नहीं दिया। वो जब भेजते हैं तो उसको स्पीकर भेजते हैं रेफरेंस को। तो मैं ये समझता हूँ कि बातचीत का, तुम सियासी लोग हैं कि बातचीत तो हम जरूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप असल लोग में मुज़ाकरत स्पीकर करना साहब की चाहते हैं इस मामले कस्टोडियन। पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर मुज़ाकरत करना चाहती है पंजाब गवर्नमेंट से? क्यों नहीं करना चाहती जी? क्यों नहीं करना? हम असेंबली के मेंबर हैं, वो और आप चाहते स्पीकर हैं कि हैं। इनिशिएटिव उनकी तो तरफ से हम लिया हम जाए ये या इनिशिएटिव आप लोग भी ले सकते हैं? देखिए, हमने क्या इनिशिएटिव लेना, हमारे तो उन्होंने तशरीह के लिए भी भेजा, तो उन्होंने हमारे रेफरेंस भेज दिया। उन्होंने 2-2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया 26 मेंबर्स को, उन्होंने बगैर सुने। हालांकि चाहिए ये था, मैं बार बार एक चीज अर्ज कर रहा हूँ
कि एथिक्स कमेटी को भेज देते हैं, उसमें काफी निकल आते हैं। एथिक्स कमेटी कुछ अपने रूल्स वजह करके पाबंद कर देती है मेंबर्स को। लेकिन इस तरह देखें, अब हम अगर लेकिन उनकी एहतजाज ही जानिब ना से करें, अगर उधर खड़े, बुचर साहब, उनकी जानिब से बड़ा सख्त स्टांस लिया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 62-63 में मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है गलत बयानी करने पर, तो फिर ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं किया जा सकता? अगर मामला आगे बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, मैं एक चीज आपको अर्ज करूं। पहली बात तो ये है कि जो 62-63 का प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो कर रहे हैं, वो टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो खुद ला हुए। और जो असेंबली में ये है कि असेंबली में हुल्लड़बाजी का तयन कौन करेगा, पहली बात। देखिए, ये तो कोई नहीं है स्पीकर साहब, अपोजिशन के जब हुल्लड़बाजी हुई है किसके साथ हुए? कोलर पिलर्स के साथ हुए, इंसानों के साथ हुए, तो उनका भी तो कसूर होगा। हमारे पास वीडियो है कि डिप्टी स्पीकर कंधों पे चढ़ के नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी खवातीन जो है मिनिस्टर्स, वो बड़े अजीब अजीब अल्फाज, उन्होंने बाकायदा वीडियोस रिकॉर्ड करवाई है, हमारे पास मौजूद है। ये बात नहीं है। देखिए, ये चीज गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो डिफेक्शन क्लॉज है वो एक अलहदा चीज है, सस्पेंशन एक अलहदा चीज है, डिस्क्वालिफिकेशन। आप कैसे एक बंदा वोट लेके आता है, उसके खिलाफ कोई उजरदारी नहीं है, उसके खिलाफ कोई चीज, उसको आप इस बात में डिस्क्वालीफाई कर दें कि उसने खड़े होकर नारेबाजी की है या किताब पढ़ी है। इससे तो बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिस तरह कमर दिलशाद साहब ने ये बात की। चौधरी परवेज इलाही की ये बात मुझे करते थे कि उन्होंने 3 महीने बंदे बाहर बिठाई रखे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया, सस्पेंड किया। सस्पेंशन स्पीकर मखसूस हालात में करते हैं। मेरा भी कोई पहला टेन्योर नहीं है, 3-4 मैं भी एक पूरी आ रहा हूँ एक असेंबली में, काफी अरसे से हमारी फैमिली भी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर साहब ने जो भी फैसला ये लिया है उसको इनको नजरसानी करनी चाहिए और अपने आप को एज ए स्पीकर असेंबली के मेंबरान के सामने। ठीक है, आप इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस फैसले पर नजरसानी नहीं की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? हमारा कानूनी लायबल तैयार है। हम जब रेफरेंस, अगर जिस तरह कंवर दिलशाद साहब ने ये फरमाया कि अभी नहीं हुआ, अगर हो जाता है, कोई नोटिस आते हैं, तो डेफिनेटली हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम स्पीकर के अख्तियारात के खिलाफ जाएंगे। एक नया पटोरा वक्त खुलेगा और पंजाब असेंबली के जितने मेंबरान हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं, चाहे वो ट्रेनी बेंचेस से हैं, अपोजिशन वाले जो निशाना बन रहे हैं वो भी परेशान है कि हमें हमारे हाथ पांव बांध के हमें सड़क पे फेंका जा रहा है कि कोई भी हमारे मुतालिक फैसला कर दे। डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर टेकिंग द ओथ, जब ओथ लिया जा चुका हो, तो जब तक कोई उजरदारी ऑलरेडी न हो, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। 62-63 के तहत जो असेंबली में 2 चीजें बताई गई हैं, कंवर दिलशाद साहब बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप पेजेंटली जाके बंदा बोलता है, उसके जिम्मे लगा देते हैं, तुमने नारेबाजी की है, तुमने ये किया, आप घर चले जाओ, इस तरह तो कभी असेंबली में आप देखिए होता क्या है फिर तो असेंबली के जाती कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उन्हीं से जान लेते हैं। कंवर साहब, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है रूल्स में? नहीं, जो मौजूदा जो कानून है या हमारे इलेक्शन लॉज हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत तो नाहलियत नहीं होती। सिर्फ उनको एक इतने अख्तियारात तो जरूर हैं स्पीकर के पास कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उनको मुअत्तल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है फिलहाल नाहलियत का होने का, वो भी हमारे आइन खामोश है। ना आर्टिकल 62 में आता है, ना 63 में आता है, ना आर्टिकल 69 में आता है। ये सारे मामला तो है अभी आइन खामोश है। लेकिन इस पर आइंदा हो सकती है कानून साजी की, ऐसे हलड़बाजी को रोकने के लिए और हमारी असम्बलियों की तज़ीक ना हो और असम्बली की हुर्मत बरकरार रहे, उसके लिए कानून साजी करनी चाहिए। और अब तो हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई है ख्वातीन की नशिस्तों के बाद। उस 2/3 मेजॉरिटी के तहत तो बहुत सी तरमीमें आनी हैं। एक तरमीम ये भी आ सकती है, जैसे मैंने बताया, हलड़बाजी रोकी जाए। और दूसरी तरमीम और आइन में हो सकती है कि आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट को जो है बाइख्तियार किया जाए। उनका इलेक्शन का तरीकाकार जो है वो वही किया जो जैसे इंडिया में है। इंडिया में होता है कि जो कौमी असेंबली सूबाई असेंबली की तरह इन तरमीम के हवाले से बहुत सी चहमगोइयां भी हो रही हैं कि शायद हुकूमत कोई नई तरमीम लाने जा रही है, लेकिन फिलहाल आप कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती और आइन इस पर खामोश है। लेकिन बुचर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अडियाला से एक फरमान आया था, 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पंजाब की सतह पर क्या तैयारियां हैं उस एहतजाजी तहरीक को लेकर? कोई एहतजाज होना भी है या नहीं?
जी मरियम, इसमें इंशाल्लाह ताला हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है हमारी, तमाम तर जो कमेटीज हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़ी जल्दी इसमें एक ऐलान करेंगे। पाकिस्तान, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी एहतजाज में है, और कोई पार्टी अच्छा। पाकिस्तान की तो बिलखसूस और बिलअमूम आप सब कंटिनेंट कह सकते हैं कि 2 साल हो गए, कोई पार्टी इतना लंबे एहतजाज नहीं कर सकी और नहीं टूट सकी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई 8 फरवरी को जो इलेक्शन को हुआ उसके बावजूद। और मेरा जो अपना जाती नुक्ता नजर ये है कि पंजाब में तो इतना कोई बंदा सरवाइव ही नहीं कर सका इतनी देर जितने इस पार्टी ने किया है, क्योंकि पंजाब का तो एक अपना मिजाज है कि लेकिन गवर्नमेंट की जब भी तरफ एहतजाज पंजाब की चला कॉल दी जाता है। जाती है तो पंजाब खामोश दिखाई देता है। बुच्छर साहब, अब किस किस्म की एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं आप लोग? जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं हम तो अर्ज हालत करता हूँ एहतजाज आपको में ही हैं, पंजाब। लेकिन सड़कें गर्म करने का इरादा अगर मैं आप लोग रखते हैं तो पंजाब किस हद तक हमें पार्टिसिपेट करता दिखाई देगा? जी मैं इसमें आपको अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब खामोश होता तो लास्ट जो हम्म। मेन एहतजाज हमारा हुआ जिसमें गोलियां चली 26 नवंबर को, तो तकरीबन 22,000 लोगों पे FIR दी गई पंजाब में। अगर पंजाब हम्म। खामोश होता तो 22,000 लोगों पे FIR दी जाती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 21 नवंबर को आपको याद होगा, 21 नवंबर को पंजाब को एक पिंजरा नुमा जेल बना दिया गया, और खसूसन लाहौर को आपने देखा होगा कि लाहौर 4-5 दिन समझेंगे आइसोलेट रहा, कोई रास्ता नहीं था, हर चीज बंद हो गई। तो ये चीजें जब ये करेंगे तो इसका असर डेफिनेटली पड़ता है। ये नहीं है कि इन चीजों के बावजूद लोग निकलते हैं, इसका पड़ता है। लेकिन लेकिन अपोजिशन की जो बच्चर साहब, जब आपकी मोबिलाइजेशन पार्टी होती है के वो जनरल कामयाब हो सेक्रेटरी जाती सलमान अकरम राजा साहब एहतजाज के दिन गाड़ी में बैठ के वीडियोस बनाते दिखाई देंगे, वो खुद उस अंदाज से भरपूर एहतजाजी तहरीक में हिस्सा नहीं ले पाए, तो फिर इससे मुराद क्या ली जाए? है। नहीं, वो एक रेंडमली एक उन्होंने वीडियो अपने लिए बनाई थी कि मैं इधर मौजूद हूँ, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है, दो चीजें आप देख लें। एक चीज आप ये देख लें कि आप हमारे ऊपर FIR कितनी हुई 26 नवंबर की, और 21 से लेके 24 नवंबर तक 21 से 22,000 लोगों पे FIR हुई, जिनके मुतालिक ये कहा गया कि ये जुलूस लेके जा रहे थे, इनके पास 700 बंदा था, 200 बंदा था। अब इतनी फस्तायत में अगर आप खुद देखें कि 30-35-40,000 लोग सेम डे उधर पहुंच जाए, और अगर वो वाकया ना होता तो लोग जा रहे थे। लेकिन बात का इसमें जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं है कि जिस तादाद में लोग निकलने चाहिए वो नहीं निकले। मैं आपकी इस बात ठीक को, है। लेकिन असल बात यह है कि आगे फस्तायत कितनी थी, आगे हम्म। लोगों पे जो ठीक है, तो आप जुल्म खुद था, एतराफ़ कर रहे जो हैं जिस लोगों अंदाज पे। में लोगों को निकलना चाहिए था वो नहीं निकले, और अगली तहरीक का क्या मुस्तकबिल होगा इस पर भी अभी तक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद बुच्छर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आज व्हाइट हाउस में अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात अमरीकी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे होगी, और इस मुलाकात में गजा में जंग बंदी, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और शाम और इसराइल की सरहदी कशीदगी जैसे बड़े मामलात पर बात होगी। और ऐन इसी वक्त कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू हो रहा है। गजा में जंगबंदी की इन कोशिशों में मगर आज ही इसराइल ने ताज़ा हमलों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, और साथ ही यमन पर भी हमला करके मशरिक़ वस्ता को नई जंग में झोंकने की कोशिश भी कर दी। मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीद दिला रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी और इसराइल और हमास के गजा जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं, और ये मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा।
दुनिया भर और ख़ास तौर पर गजा के मजलूमों को ट्रंप नेतन्याहू की इस मुलाकात से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन जंगबंदी के हवाले से होने वाली इन मुलाकातों और मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल ने आज भी 26 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। बैतुल-अहया, गजा शहर रफा और अलबरीज मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमलों और इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से 26 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और 50 अफराद के शदीद जख्मी होने की इतलात दी जा रही हैं। ये शहादतें इसराइली बमबारी की ताज़ा तरीन लहर का हिस्सा हैं, जिसमें आम शहरी, इमदाद के मुतलाशी अफराद और मुहाजिर कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा शहर में इसराइली फ़ज़ाई हमले में रमाल क्लिनिक को निशाना बनाया गया। ये क्लिनिक बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह था और इस हमले में भी दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने क्लिनिक में सोए हुए फ़लस्तीनियों पर बमबारी की, जिससे हर तरफ लाशों का ढेर है। गजा में जिंदगी नहीं, मौत का राज है और इसराइली हमलों से घर महफूज हैं। ना स्कूल और अस्पताल और ना ही कैंप और ना ही इमदादी मरकज पर खुराक के लिए जमा होने वाले निहत्ते फ़लस्तीनियों को अमान हासिल है। गजा से सामने आने वाले मनासिर इंतहाई दिलखराश हैं, मगर बदमस्त इसराइल दुनिया भर से उठने वाली आवाज़ों, गजा के हक में निकाले जाने वाली रैलियों और एहतजाजों के बावजूद बमबारी जारी रखे हुए है। ईरान पर हमले के बाद अब यमन इसराइल का निशाना बन चुका है। यमन पर इसराइल ने ताज़ा हमलों में अल हदीदा पोर्ट, अल सलीफ पोर्ट और रास ईसा पोर्ट समेत एक बिजली घर पर फ़ज़ाई हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। हौसियों ने इसराइल पर 3 मिसाइल फायर किए, जिनमें से एक मिसाइल को रोकने का इसराइल दावा कर रहा है, मगर हौसियों का दावा है कि उन्होंने इसराइल के एक और बिजली घर को निशाना बनाया है। हौसियों का कहना है कि उनके इसराइल पर ये हमले गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इजहार यकजहती के लिए किए जा रहे हैं। इसराइल और हौसियों के माबैन ताज़ा तरीन ये हमले मशरिक़ वुस्ता में एक वसी जंगी कशमकश को जाहिर कर रहे हैं और इस जंग में इसराइल, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हौसी भी शामिल हो चुके हैं और अगर ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं लाई जाती तो मशरिक़ वुस्ता एक और बड़े तनाज़े में शामिल हो जाएगा। मशरिक़ वुस्ता के इन बिगड़ते हालात के सुधार के लिए आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात बहुत अहम है। ईरान इसराइल जंग के बाद ये दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात है और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सदर ट्रंप पहले ही दुनिया को गजा जंगबंदी का इंदिया दे चुके हैं। इसराइली अवाम और गजा के मजलूम दोनों ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुलाकात में 21 माह से जारी जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई का रास्ता निकलेगा और इसी रास्ते की तलाश के लिए अमरीकी सालसी में इसराइल और हमास के मुज़ाकरातकारों का आज दोहा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। इसराइल और हमास के दरमियान इससे पहले भी जंगबंदी के लिए 2 मुख्तसर मुआहदे हो चुके हैं। आखिरी मुआहदा मार्च के वस्त में ख़त्म हुआ था और उस मुआहदे के तहत 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को 30 इसराइली यरगमालियों और उनकी 8 लाशों के बदले रिहा किया गया था, मगर मौजूदा मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। बाद अज़ां इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया कि हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसराइल हमास में मुज़ाकरात का पहला दौर 3.5 घंटे जारी रहा। दोनों फरीक अलग अलग इमारतों में मौजूद रहे और कतरी और मिस्री सालिस पैगामात का तबादला करते रहे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। ज़राए का कहना है कि 60 दिन की जंगबंदी के लिए होने वाले इन मुज़ाकरात में ये मुतालबात सामने आए कि हमास 10 जिंदा और 18 मुर्दा इसराइली यरगमाली वापस करेगा और इसराइली अफवाज गजा की सरहदों के साथ एक बफर जोन तक पीछे हटेगी और बड़ी मिकदार में इंसानी इमदाद गजा में दाखिल की जाएगी। ज़राए ने यह भी बताया कि मुस्तकिल जंगबंदी की कोई जमानत नहीं, अलबत्ता मुज़ाकरात इन 60 दिनों में भी जारी रहेंगे। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का ख्याल है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ अमरीकी दबाव का नतीजा हैं और इस पर इसराइल की तरफ से पेशरफ्त महज अमरीकी दबाव का रस्मी जवाब है और हमास ये चाहता है कि जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो, इसराइली फ़ौजें मरहलावार वापस चली जाएं और यरगमालियों का तबादला हो और इसराइल सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर बज़िद है ताकि बैनुल-अक़वामी दबाव को कम किया जा सके। माहिरीन का ये भी कहना है कि अमरीकी हुकाम गजा में जंग के खात्मे को मशरिक़ वुस्ता में एक बड़े सिफारती मुआहदे से जोड़ना चाहते हैं, जिसके तहत अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करें और ये इसराइली वज़ीर आज़म की एक बड़ी सियासी कामयाबी हो सकती है।
न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कह रहा है कि सऊदी अरब ने वाशिंगटन से ये मुतालबा किया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के बदले सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और दिफाई मुआहदा दिया जाए। गोया इसराइल वजीर आजम और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सिर्फ गजा जंगबंदी के लिए ही नहीं बल्कि ये मशरिक़ वुस्ता की बड़ी सिफारती मुहिम का एक हिस्सा है, जहां जंगबंदी, जौहरी मुआहदे, यरगमालियों की रिहाई और अरब इसराइल ताल्लुकात का फैसला होना है। इसी मामले पर बात करने के लिए बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं इस मुलाकात से जो आज होने जा रही है। फ़लस्तीनियों के लिए क्या ये मुलाकात कोई रंग लेकर आएगी? जी शुक्रिया। देखें, डिपेंड करता है कि रंग से मतलब क्या है। मतलब अगर तो कोई ये इस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि को खातर ख्वाह जो है फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में जो है ना बेहतरी आएगी, तो वो तो मैं नहीं समझता कि वो आएगी, क्योंकि सिचुएशन इतनी बदहाल है गज़ा के अंदर भी और वेस्ट बैंक के अंदर भी, कि जहाँ जो यहाँ तो हमास की हुकूमत जो है वो बीबीसी की रिपोर्ट आई है कि उनकी 85% लीडरशिप जा चुकी है, और वहाँ पे 6 मुख्तलिफ जो ट्राइब्स या क्लैन्स हैं उनका होल्ड जो है वो उभर के सामने आ रहा है। हमास इज़ लूजिंग कंट्रोल। इसी तरीके से जो है कल वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी खबर थी कि मुख्तलिफ शहरों में, वेस्ट बैंक के शहरों में जो क्लैन्स एंड ट्राइब्स हैं वो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, पीएलओ है, फतह है, उसके खिलाफ वो बगावत कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई अनकरीब, हाँ, सीज़ फायर हो जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सीज़ लेकिन फायर अगर कोई मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। असल कहानी तो ये है ना कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या फिर आर्जी होगी। तो ये देखना है। आई थिंक कि डिपेंड करता है कि हमास, अगर गज़ा की आप बात कर रही हैं तो डिपेंड करता है कि हमास हुकूमत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, क्योंकि वो किसी को किसी भी प्लेयर को तस्लीम नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। यानी ये सिर्फ मैं अमेरिका और इसराइल की बात नहीं कर रहा, सऊदी अरब भी ये नहीं चाहता, तुर्की भी ये नहीं चाहता, यहाँ तक कि कतर, मिस्र, उर्दन वगैरह कोई ये नहीं चाहता कि इसके बाद भी हमास जो है वो का कब्ज़ा रहे, जो कि अब नहीं लगता कि वो रहेगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उससे ये लगता है कि उनकी सिचुएशन खासी ख़राब है। अब ये प्रोसेस कितनी देर चलता है कि जब वो अब हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएंगे या उनको निकाल दिया जाएगा, ये कहना कुछ अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि 2 दौर हुए थे मुज़ाकरात के, लेकिन नतीजा खेज़ नहीं रहे। बेसिक क्वेश्चन ये है कि किन शराइत पर ये जंगबंदी हो सकती है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, और क्या वो शराइत हमास के लिए काबिल कबूल होंगी, क्योंकि दूसरा फरीक तो इसमें हमास ही है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक तो हमास जो है वो कमज़ोर हो चुकी है और उस तरह का फ़रीक नहीं है। दूसरा ये है कि यानी उसके पास अब लेवरेज नहीं है, उसको क्या काबिल कबूल है, डजंट मैटर सो मच। शराइत यही है कि आप जो है जितने बाकी यरगमाली हैं उनको छोड़ दें, और जो है उसके बाद फिर आप हुकूमत जो है जो वहाँ का चार्ज है गज़ा का, वो जो है अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले कर दें। अब वो फार्मूला क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, ये सब कुछ अभी देखना बाकी है। तो ये शराइत हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमास जो है वो इस वक्त अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है, तो वो क्या अस्करी तौर पे तो कमज़ोर हो चुकी है, तो क्या अब सियासी तौर पे भी वो मतलब होता है ना कि अगर आप कमज़ोर हो गए तो यू वांट टू सैल्वेज जो कुछ आपके पास है, ना कि आप मज़ीद जंग करें, मज़ीद जो है वो मुज़ाहमत का मुज़ाहरा करें और उसमें फिर मज़ीद आपको नुकसान हो। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो है कि जिन जो रिपोर्ट्स का अभी आप जिक्र कर रहे हैं बुखारी साहब, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इसराइल जो चाहता था वो उसको हासिल हो चुका है, क्या यही समझा जाए? हाँ, लेकिन आई थिंक कि इसमें ये चीज़ है ना कि डिपेंड करता है कि इसराइल क्या चाहता था। इसराइल चाहता था कि हमास की हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो अब वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत उसके बहुत करीब पहुँच चुका है। या यरगमालियों को बाजियाबी हो जाए, वो भी मैं समझता हूँ कि उसके करीब पहुँच चुके हैं। कब हतमी तौर पे कहना कुछ कबल अज़ वक़्त होगा, लेकिन वहाँ का चार्ज कौन सँभालेगा? फिर जो खला है उसको कौन पुर करेगा? वो हदफ तो मैं समझता हूँ कि बड़ा वक़्त लगेगा। वो अ,
कोई भी ये नहीं चाहता कि इसराइल वहाँ की ऑक्यूपेशन फोर्स बन जाए। तो अगर वो नहीं बनेगी तो सिक्योरिटी कौन संभालेगा? तो इस पे मेरा एक मजमून आया था 1 महीने ठीक है। पहले कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो बेसिकली ये जो फ़लस्तीनी तनाज़ा है, इसका जो चार्ज है, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सऊदी अरब को दे रही है कि भई ये आप अरब दुनिया के लीडर हैं, मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अब आप इसको सँभालें। और जो है ना, हम जंग बंदी करा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ से जो आगे का सफ़र है, वो हम जो है ना लीड नहीं कर सकते, वो आपको लीड करना है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान ठीक भी है। इन्वॉल्व होगा, टर्की भी होगा, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह जितने स्टेक होल्डर्स हैं खित्ते के और खित्ते से बाहर भी, वो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इस मुलाकात को इस तनाजुर में देखें, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर रही है ये मुलाकात। तो स्पेशली ईरान इसराइल जंग के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका के प्रेशर में हो रहा है। क्या वाकई इसराइल अमेरिका का प्रेशर ले रहा है? बिल्कुल। इसराइल तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो इसराइल अपनी मर्जी कर सकता है, बिलाखिर अमेरिका बड़ी ताकत है। तो ये तो मतलब कंस्पिरेसी थीरीज तो से कतई नज़र, रियलिटी ये है कि इसराइल जो है वो कोई ऐसा इकदाम नहीं करता जो कि अमेरिका को काबिल कबूल ना हो। अगर आप इस पूरी जंग का हवाला ले लें, 12 दिनों में जो जंग हुई है, जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुई है, सब कुछ ईरान हुआ है, इसराइल। इसमें आपको हाँ जी, जो ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ था, 12 दिनों की जो जंग हुई थी, वो उसमें आपको पूरी कोऑर्डिनेशन नज़र आती है अमेरिका की। और हाँ, मफादात मुख्तलिफ हो सकते हैं, अहदाफ मुख्तलिफ हो सकते हैं, किस हद तक इसराइल जाना चाहता है, किस हद तक अमेरिका जाना चाहता है, इस पे इख्तलाफ राय हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल जो है वो अमेरिका से हट के कोई प्राइवेट फॉरेन पॉलिसी जो है ना, अपनी यूनिलैटरल फॉरेन पॉलिसी जो है, उसको अमेरिका को साथ लेके चलना पड़ता है। ये एक हकीकत है। हम्म। ठीक है। अच्छा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब कर सकती है ये मुलाकात? मशरिक़ वस्ता में देखें, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब गज़ा में क्या होगा? फिर ये है कि लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह को की जो डिसआर्मिंग है उसका क्या बनेगा? देखें, बहुत सारे जो है ना इसके ताने-बाने हैं, बहुत सारी थ्रेड्स हैं। तो देखते हैं कि इस मुलाकात में से क्या उभर के सामने आता है। लेकिन अल्टीमेटली जो जो आर्किटेक्चर है, आई थिंक वो तय है कि कौन से प्लेयर्स हैं, वो क्या काम करेंगे। ईरान के साथ एक अलग डील होगी, और जो तुर्की और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर जो अरब ममालिक हैं, वो एक खित्ते की आर्किटेक्चर का हिस्सा होंगे। ईरान चूंकि अभी तैयार नहीं है, ईरान जो है कि न्यूक्लियर इशू को भी डील करना है, वो उस तरीके वो एक अभी तक वो एक रिविजनिस्ट स्टेट है। तो उस वजह से जो है उसको तो इसमें जो है ना शामिल नहीं किया जा सकता इस आर्किटेक्चर में। लेकिन हो सकता है कि इवेंचुअली जो है उनके साथ भी कोई डील हो। तो ये आई थिंक ये सारी बातों के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, इन सारी बातों पर डिस्कशन होगी, लेकिन अगर हम देखें तो यमन पर भी एक ताज़ा हमला किया इसराइल ने। सबसे पहले फ़लस्तीन, फिर ईरान के साथ, और अब यमन पर जो कुछ इसराइल कर रहा है, यकीनन इसको अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। लेकिन आपको लगता है कि एक साथ हमास, हिज़्बुल्लाह और अब हौसियों के साथ इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाना, क्या ये ख़ित्ते के मफाद में होगा? देखें, हूतीज जो हैं वो अगर इसराइल पे हमला कर रहे हैं, इंटरनेशनल शिपिंग को अटैक कर रहे हैं, अमरीकी जो है जहाज़ों को वो अटैक कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई तो होगी ना। ये उनको भी पता है। ये वो मतलब वो भी एक इसराइल एक साथ इन सब से निपट मंसूबाबंदी के सकता तहत है? है। इसराइल नहीं, क्योंकि इसराइल के पास जो है वो एक महदूद कुव्वत है। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि उसके मुखालफिन जो हैं उनकी कुव्वत कितनी है। तो हिजबुल्लाह की कुव्वत जो है वो ख़त्म हो गई, वो हमने देखा पिछले गुज़श्ता कई महीनों में, यानी पिछले साल सितंबर अक्टूबर से हम देख रहे हैं। ईरान की कुव्वत को भी हमने देख लिया है कि वो भी ख़त्म हुई है। हमास, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वो तो अब लड़खड़ा रही है जी जी। गज़ा के अंदर। इसी तरीके से हूतीज़ जो हैं, उन्होंने भी फिर जब अमेरिका ने उनके ऊपर जो बमबारी की कुछ हफ्ते पहले, उसके बाद उन्होंने भी आके कहा भाई हम सीज़ फायर चाहते हैं। तो ये मतलब दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ वीकनेसेस हैं यहाँ पे खित्ते के अंदर उन ग्रुप्स लेकिन की बुखारी साहब, जो अगर कि गुज़िश्ता चंद माह की इसराइल का तर्ज अमल नोट किया जाए, तो मशरिक़ वस्ता ही क्यों,
अमेरिका के यहाँ पर क्या इंटरेस्ट हैं और इसराइल यहाँ से क्या मकासद हासिल करना चाहता है? देखिए, अमेरिका के इंटरेस्ट ये हैं कि यहाँ पे जंग ख़त्म हो, ठीक है? जंग ख़त्म कैसे होगी अगर जो है इस तरह की जो देखें जो जंग क्यों हो रही थी? जंग इसलिए हो रही थी क्योंकि ईरान और उसकी जो एलाइड तंजीमें हैं, जो उसका सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था, वो जंग मुसल्लत कर रहा था अरब दुनिया के ऊपर और इसराइल के ऊपर। तो और ये आज से नहीं है, ये कई दिहाइयों पे जो है ना एक तवील दास्तान है। तो वो सारा सिलसिला फिर उसका लॉजिकल एंड यही होना था कि या जंग चलती रहती या दूसरी तरफ से जवाबी कोई कार्रवाई ऐसे आती कि जो फिर ईरान और उसके एलाइज को नुकसान पहुंचाती। तो जब अक्टूबर 7 का 2023 का जब हमला हुआ है जो है हमास ने किया, वो जाहिर है वो ईरान से कोऑर्डिनेट करके किया है, जिसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि 7 अक्टूबर को हमास हमला करता है, 8 को जो है हिजबुल्लाह करती है और कुछ दिनों के बाद फिर हुतीज भी करते हैं हमला। तो कहने का मकसद ये है कि उसका जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसने यहीं आना था, क्योंकि आप बैलेंस ऑफ फोर्सेस देखें ना, वीकनेसेस देखें, स्ट्रेंथ्स देखें किसकी। अच्छा, लास्टली वापस इस मुलाकात पर आते हैं। जब ईरान इसराइल कशीदगी थमी थी तब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये इंदिया दिया था कि 2 हफ्तों में गजा जंगबंदी भी हो जाएगी और 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त हो चुका है। इस मुलाकात को फाइनल मुलाकात समझा जाए, इसके बाद फौरी उम्मीद रखी जाए कि जंगबंदी होगी और बैक एंड पे सारा होमवर्क मुकम्मल हो चुका है? देखिए, जब भी कोई जो है लीडर बशमूल सदर डोनाल्ड ट्रंप एक कहते हैं, कोई टाइम फ्रेम देते हैं, तो वो उनकी ख्वाहिश होती है। एक्चुअली वो ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसका दारोमदार बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर होता है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ठीक है। इसको एक आप जो है मॉडल के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि जी इसको हम जूं का तू जो है वो समझ जाएंगे बस इसके बाद ही मामला ख़त्म हो जाएगा, तो आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं और उन सब मूविंग पार्ट्स को एक जगह पे जाके मुंजमद होना है, तब जाके वो जो हतमी जंगबंदी है वो होगी। तब जब अगर वो नहीं होगा तो फिर ये सिलसिला हम कुछ और अरसे के लिए देखेंगे कि चलेगा ये। बहुत शुक्रिया, कामरुन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।